प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का छठा अध्याय जिसका नाम है सूखी डाली और जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अस्क जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आपकी प्रमुख रचनाएं देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, सूखी डाली, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोंक, 25 श्रेष्ठ एकांकी आदि आपकी प्रसिद्ध एकांकी। अब हम हमारे अध्याय सूखी डाली को समझेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। इस एकांकी में वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है कि जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। मानव प्रकृति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही है। अर्थात एक विशाल परिवार है जिसके मुखिया हैं दादा मूलराज। दादा मूलराज की आयु 72 वर्ष की है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों के भांति उनकी नाभि को छूती मानो धरती को छूना का प्रणय किया। दादा का लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस परिश्रम से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में नियुक्त हुआ है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी बात से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। उनकी 3 बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पतोहू के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहरें सी उठने लगी जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाए। अर्थात हम समझ सकते हैं कि दादा मूलराज की 3 बहुएं पहले से है जो बहुत ही सीधी सादी महिलाएं हैं, परंतु अब उनके छोटे पोते परेश का ब्याह हुआ है एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की से, तो वे ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसके घर में आने से कलह भी बढ़ सकता है और एक और यह भी सोच रहे हैं कि उनका प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रांदेव सम्मिलित स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती है, कभी चरखे काटती है, कभी गप्पे लड़ाती है अर्थात बातचीत करती है, कभी लड़ती झगड़ती है और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती है। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि से निपट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः वहाँ कपड़े धोया करती है और निरंतर धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा कर। सामने
दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है जिसमें पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के। छोटी भाभी का कमरा दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियाँ बनी हैं जो ऊपर को जाती है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। 1-2 चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है और वह अशांत है और गंभीर है, अर्थात वह बहुत क्रोधित है। बड़ी बहू कहती है कि क्या कह दिया छोटी बहू ने, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी नाराज हो, क्रोधित हो। इंदु कहती है, और क्यों आप ताना मार रही, क्यों ईंट मार रही हैं मुझे। बड़ी बहू कहती है, ऐसा क्या हो गया। तो इंदु कहती है, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता है। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। यह छोटी बहू की बात हो रही है जो बहुत ही पढ़ी लिखी है और अपने मायके के अर्थात पियर के नियम कायदे यहाँ पर चलाना चाह रही है। अर्थात घर में वही हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था, जिसका अंदेशा नहीं था। करमचंद अपने बच्चों से कहता है कि क्यों इतनी मस्ती कर रहे हो, क्या इतनी खटखट लगा रही है, अभी अभी खाना खा कर बैठे हैं और तुम लोग हो कि मान नहीं रहे। इतने में दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की ही भांति है। इतने में करमचंद कहता है कि लेकिन शायद अब इस पेड़ में से एक डाली टूटकर अलग हो जाएगी। दादाजी कहते हैं, कौन अलग हो रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे ऐसा क्या कष्ट है। करमचंद कहता, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू। उन्हें तो अब तक किसी ने यह नहीं बतलाया कि परेश को नहीं, अभी तो छोटी बहू को ही कष्ट है। फिर भी अब ध्यान देना आवश्यक है कि शिकायत चाहे किसी प्रकार की, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर इस ओर ध्यान न दिया गया तो फल दुखद ही होगा। हम सभी यह जानते हैं कि छोटी सी और मामूली सी खरोच का इलाज न किया जाए तो वह बढ़कर पुराने घाव का रूप ले लेती है। उस समय उसका इलाज चाहे जितना भी क्यों न किया जाए, वह जल्द ठीक नहीं होता है। करमचंद दादा को समझाता है कि मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर यहाँ तक मेरा विचार है कि छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से ज़्यादा है, अर्थात घमंड है, अहम है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के आभरे लाकर दिए थे ना, और सब न तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। दादा कहते हैं, बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होने चाहिए जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले प्रेम स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़ जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवानी नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन को सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में दादा के पास आता है। दादा कहते हैं, आओ बेटा परेश, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने धो डाला या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। परेश लज्जित है। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ आकर बैठो। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा कहते हैं, मुझे करमचंद से अभी पता चलता है कि तुम्हारी बहू को रजाई की अभरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। अभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। परेश
कहता है, जी दादाजी। दादा कहते हैं कि मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु के विवाह की तैयारी में भी सहायता देगी। परेश कहता है, जी मैं इसीलिए आया था। दादा कहते हैं, हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? परेश, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं। परेश कहता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता। और इधर वह उन सबसे दुखी है। कहती है, सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी मुझे नहीं दिखता। आप मेरी माने तो बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। वह समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्ण अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी, अर्थात मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उतने दिनों को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें। उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊँ? परेश यह सारी समस्याएं दादाजी को समझा। फिर दादाजी परेश को कहते हैं, ये तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वहाँ पड़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फूलों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती है और वह केवल ठूट रह जाता है, और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। कोई उसका समय नष्ट न करे। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, तुम विश्वास रखो। वह अपने आप को पराये से घिरा अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त। फिर परेश चला जाता है। फिर दादाजी घर के सभी सदस्यों को बुलाते हैं, सिवाय छोटी बहू को छोड़कर। घर के सभी सदस्य दादा के सामने आ जाते हैं। फिर दादा सभी से कहते हैं, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में नहीं, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, और मैं प्रसन्न रहूँगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे वातावरण में आई है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियाँ हैं। डालियों ही में पेड़ है, और डालियाँ छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसका हंसी मजाक उड़ाया है, या उसका समय निष्ठ किया है, तो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। सब धीरे धीरे जाने लगे। इस प्रकार दादाजी घर के सभी सदस्यों को समझाते हैं, और ऐसा ही होता है कि दादाजी की समझाई हुई बात घर के सभी सदस्य बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार दादाजी एक वृक्ष की भांति, एक वट वृक्ष की भांति अपने परिवार को टूटने से बचा लेते हैं। इस एकांकी में बड़े ही सुंदर ढंग से संयुक्त परिवार के मुखिया के संरक्षण का प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हमारा अध्याय समाप्त होता है।